ओके गाइस, सो कल हमने पार्ट 1 कवर किया था। कल से मैंने एक यूपी पीसीएस के लिए सीरीज़ चलाई है। 6 मंथ्स बचे हैं। आई डोंट नो हाउ आई विल अचीव दिस, बट नो मैटर हाउ, अपना 100% देना हमारा काम है। ओके, सो पार्ट 1 में हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बताई नहीं है, बट लक्ष्मीकांत भी एवरीबडी नो, तो बस उसी का जिक्र किया था कि क्योंकि मैं पॉलिटी की सीरीज़ ले रही हूँ। पहले हम घटना चक्र कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हैव स्टार्टेड, सो इसलिए मैंने उसके रिस्पेक्ट में जो सोर्स, स्टैंडर्ड सोर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एनसीईआरटी भी आती है, 11th-12th में होती है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेन चीज़ है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कोई अगर आपको प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या है और वो कौन से आर्टिकल में आएगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी आपको आनी चाहिए दोनों ही केसेस में। तो आज हम जो है पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने घटना चक्र के 8 क्वेश्चंस कर लिए थे डिस्कस। आज पार्ट 2 में जहाँ तक भी हम खींच पाएंगे, बिकॉज़ हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है, वहाँ पे करेंगे। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी अगर किसी को जानना है कि मैंने क्या सोर्सेज प्रेफर किए हैं अभी तक, और क्या क्या होती है लिस्ट, जो कि मतलब मैंने भी बहुत सारी जगहों पे देखना और आज तक एनालिसिस कर जो भी किया है, उसके बेसिस पे आई शेयर माई एक्सपीरियंस कि किन किन किताबों से मैंने आज तक पढ़ा है। रेस्ट आपको जहाँ से भी बेस्ट सोर्स मिलते हैं, सिंपल सोर्स मिलते हैं, आपको समझ आ रहा है, आपके नंबर बन रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही आपको फॉलो करने हैं। मैं भी एक जर्नी में हूँ, तो मैं तो सिर्फ अपनी एक जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। रेस्ट वट एवर यू फील लाइक आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आई एम स्टार्टिंग माई ऑफिस। साथ में जब तक थोड़ा एक्टिवली स्टार्ट नहीं होता तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो तब तक मैंने फूड प्रेप कर लिया है पीछे से, और मेरा बच्चा भी उठा नहीं है। ऑफिस लॉगिन बस अब कर रही हूँ, साथ साथ में थोड़ा पढ़ रही हूँ, फिर तो कोर ऑफिस का काम ही करना है। ओके एवरीवन, अभी हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 में 8th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। फिर आगे फर्दर डिस्कस इसलिए नहीं किया कि पहले एक कंसेप्ट भी बताना है, जैसे कि यहाँ पे एक्ट कौन कौन से पास हुए हैं ब्रिटिश क्राउन के अंडर। अभी तक हम कंपनी का सब देख रहे थे, और अब हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर 1858 से 1947 तक कौन कौन से एक्ट पास हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं। द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम, सो बेसिकली जिन लोगों को नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पे एक तो ये मार्कर के ऑप्शंस नहीं समझ आ रहे होते, एनोटेशन होगा, राइट। कैबिनेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्क्रीन में जो भी लिखा है वो सब सही से दिखे, दैट्स वाई जूम कर दिया मैंने, ठीक है। अभी हम पर्टिकुलर ना ये वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द EIC बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी अभी तक अधिकार दबदबा सब कुछ चल रहा था, ब्रिटिश क्राउन ने देख लिया कि भैया इनको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना अब हम डायरेक्टली इंटरवीन करें, तो अमीर ही बनते जा रहे हैं इंडिया को लूट लूट के। तो यहाँ पे आ जाता है ब्रिटिश क्राउन 1858 से। जो हम देखते हैं ना वो सिपाही म्यूटनी, और एक आमिर खान की मूवी भी है ना, तो इसी पर्टिकुलर वो सिपाही म्यूटनी वाला इंसिडेंट पूरा उसमें दिखाया गया है। तो कैसे कैसे उन्होंने वो जो वेपन्स यूज़ करते थे, तो उसमें वो
जानवरों की चर्बी का कुछ ना कुछ इस्तेमाल एंड ऑल करते थे। एंड हमारे कंट्री से हर रिलीजन का इंसान उसमें जाता था, रिक्रूट होता था, उनकी आर्मी वगैरह जो भी उन्होंने बनाई हुई थी। ज़रूरत थी सबको जॉब्स की उस टाइम पे भी, तो कुछ तो करना था। बट ये चीज़ उनके रिलीजियस सेक्ट के, स्पेशली हिंदूज़ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा दिमाग में बिलीव्स थे लोगों के एक्सट्रीम लेवल की, ऐसे मर जाएगा वो इंसान, पानी के पार नहीं जाना, तो ये पता नहीं, आई मीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिलीव्स एट दैट टाइम। आप कोई भी ऐसी मूवीज़ देखें कभी, जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस टाइप की मूवीज़ देखें, जिससे ना आपको, जब ये आप हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ रहे हो ना, तो आप एक पिक्चराइज कर पाओ उस चीज़ को। मैं आपको बताऊं, एक जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा, पहले RS TV और लोकसभा टीवी होता था, अब एक ही चैनल है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो अभी एक ही चैनल है गवर्नमेंट का जिसमें राज्यसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा में क्या हो रहा है प्रॉपर, इवन तो बिल वगैरह जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं सदन के अंदर, बातचीत कैसे हो रही है वो सब दिखाते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अगर आप भी चाहते हैं ना लाइव देखना कि वहाँ पे कैसे बात होती है, कैसे अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स को रखा जाता है, तो आप पार्लियामेंट में विजिटर्स एंट्री करके कि किस पर्पज़ से आए हैं, आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। बट आप कुछ बोल नहीं सकते, ना ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप बस देख सकते हैं कि हमारा ये पार्लियामेंट में काम कैसे होता है। तो करना चाहिए सबको, हु सो एवर गेट दी चांस टू एक्सपीरियंस दी सेशंस, क्योंकि सेशंस तो वो रोज़ हो नहीं सकते। हमको पता है कि एक मॉनसून सेशन होता है ना, 2-3 बार ही होते हैं सेशंस, तो तभी आपको मौका मिल सकता है। बट यू शुड सी, वहाँ नहीं तो टीवी पे भी आता है, जैसे कि मैंने बताया लाइव रिकॉर्डिंग दिखाते हैं टीवी पे, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ से आप कर सकते हैं, नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, मूवीज़ के थ्रू आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं उन्हीं के उस पे। सॉरी, हाँ, ये जो मेजर पॉइंट मैं बता रही थी कि उन्हीं जो चैनल है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको उसकी यूट्यूब पे, तो उन्होंने पूरा ना पिक्टोरियल फॉर्मेट में दिखाए हुए ये सब चीज़ें, कि स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो इन्होंने कैसे ड्राफ्टिंग की, कैसे लड़े इन सब चीज़ों के लिए, इंडिया को सोवरेन बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। प्रॉपर, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा देख के, बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को पिक्चराइज कर पाएंगे जब आप पढ़ रहे होंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे पढ़ें, यू विल लव स्टडिंग पॉलिटी देन। एनीवेज, गेट बैक टू द पॉइंट नाउ, कि यहाँ पे अब क्राउन का दबदबा आ गया है। अब गवर्नर जनरल को क्या बोलने लग गए, ऑल्सो केम टू बी कॉल्ड द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अभी तक क्या चल रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से शुरू होके वो सीधा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। अब इसको क्या बना दिया, वाइस रॉय है भाई इंडिया का। तो ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। और लॉर्ड कैनिंग जो है ऐसा पहला बंदा था, ऐसा पहला वाइस रॉय था। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, केम टू एन एंड, ये इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब ज़रूरत नहीं है भाई तुम्हारी, हम अपना नया बनाएंगे। इन्होंने क्या बनाया, नया न्यू पोस्ट वॉज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये सेक्रेटरी बनाया है इन्होंने, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की एक पोस्ट बनाई। ही वॉज असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स। अब ये जो चीज़ है ना, ये ज़रा ध्यान देने वाली है कि कितने मेंबर्स की उसने, क्या पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, कितने मेंबर्स की उसकी काउंसिल थी, ठीक, 15 मेंबर्स की है अभी, ठीक है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ये क्राउन आया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की को असिस्ट करने के लिए 15 लोगों की है एक कमेटी। अब ही रिसीव्ड द पावर सो लॉन्ग एंजॉयड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, कि इसको तब तक पावर एंजॉय करने को मिलेगा, मतलब तब तक इसको पावर मिलेगी जब तक ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बढ़िया लगा रहा है, ठीक है।
Then Council of India was to be advisory in nature. In most cases, the initiative and the final decision remain with the Secretary of State for India. अभी आप ऊपर कंफ्यूज हुए होंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली जो चीज़ है, अभी तो आप बोल रहे हो कि वो अबॉलिश हो गई है, तो अब क्या बोल रहे हैं? तो बोल ये रहे हैं कि अभी तक जो पावर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिलती थी, वो सारी की सारी पावर अब ये एंजॉय करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात बोल रहे हैं। जो भी उनके पास कौन कौन सी पावर थी उनके पास, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको देखते थे, कमर्शलाइजेशन वाली चीज़ों को। उसके बाद फिर इनका और स्कोप बढ़ गया था, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री, डिफेंस, है ना, लॉ मेंबर भी इन्होंने ऐड कर दिया था। तो वो सारा कुछ जो भी अभी तक हम पढ़ के आए हैं ना, उस सारा का सारा किसको एंजॉय करने को मिलेगी पावर्स, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन्होंने बनाया है। और ये जो काउंसिल उसकी होगी ना 15 लोगों की, वो सिर्फ उसको एडवाइस करने के लिए होगी। फाइनल डिसीजन उसका ही रहेगा कि उसको क्या सही लगता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे द एक्ट, यहाँ पे हम, ठीक है, द एक्ट रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग and amending laws to the provinces of Madras and Bombay, thus initiating the process of decentralization. देखो अभी ये एक पॉइंट और आया है हमारे पास, initiating the process of decentralization। ठीक है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पहले हमने नॉर्मल देखा, रेगुलेटिंग एक्ट देखा, पिट्स एक्ट देखा, फिर उसके बाद चार्टर शुरू हो गए थे। ठीक है, चार्टर एक्ट शुरू हो गए थे, और चार्टर के बाद अब सीधा क्या आ रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहे हैं। थोड़ा इस क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना है, ईयर्स वीयर्स भी हो ही जाएंगे याद इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब इस एक्ट ने, अभी यहाँ पे पहले तो ये चीज़ है कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया ये एडवाइजरी है। अब 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट हम देख रहे हैं, इसने इनिशिएट किया द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। चलो, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो ये भी पॉइंट एक नोट करने वाली चीज़ है कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया। एक्ट ने क्या किया, रिस्टोर द लॉ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो क्या हुआ, क्या रिस्टोर किया, जो पहले थी ना पावर लॉ मेकिंग की इन दो प्रोविंसेस के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी प्रोविंसेस थी, मद्रास और ये बॉम्बे वॉज दी वेरी इम्पॉर्टेंट, बोलते ना, मान लो कि किडनी और लिवर इतने इम्पॉर्टेंट, इनके वाइटल ऑर्गन्स हैं बिल्कुल। तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज। अच्छा, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जो हम आज भी देखते हैं। ठीक है, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि इनको वापस पावर रिस्टोर करके दे दी गई मद्रास एंड बॉम्बे को, कि तुम अब अपना काम खुद कर सकते हो, अपने लॉस खुद बना सकते हो, लॉस को अमेंड भी कर सकते हो जो भी तुम्हारे लिए बनाया। तो सबको अपनी छूट दे दी। द एक्ट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेज इन केस ऑफ इमरजेंसी विच वर नॉट टू रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन। ये आज भी हमें देखने को मिलता है ना, कहाँ पे मिलता है हमें देखने को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ना ऐसे करके पढ़ेंगे ना, आप ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये प्रेसिडेंट के केस में, इन केस ऑफ, देखिए यहाँ पे राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, आई डोंट नो कैसे सुंदर राइटिंग बनाई जाए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि होपफुली थोड़ा से, मैं बहुत यूज़ नहीं करती हूँ ये, तो मैं कह नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, तो ये इन केस ऑफ प्रेसिडेंट भी आज भी ये वैलिड है चीज़। क्या करता है प्रेसिडेंट, अगर इमरजेंसी उसको लगे तो उस केस में क्या करता है, लगे मतलब ये नहीं कि खुद से लग रही है, कंडीशंस होती हैं, प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसका भी, जिसके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो उसके पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो कि 6 महीने तक वैलिड रहेगी उसकी वो पावर। 6 महीने के बाद उसको अगर इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है तो दोबारा से वो
उसको डिक्लेयर करेगा, ठीक है, रिन्यू काइंड ऑफ हो जाएगा। ये हो गया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? इससे पहले एक छोटा सा, जब ये क्राउन रूल आया, कब आया क्राउन रूल? 1858 में, जब सिपाही म्यूटनी हुई, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने सारी चीज़ें जो जैसे थी उन कुछ कंटिन्यू करी वहाँ से और कुछ डिसकंटिन्यू में उन्होंने सिर्फ EIC जो अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये सारा कुछ, यही लोग पॉलिटिक्स में भी घुसे हुए थे, सब कुछ वो सारा हटा दिया, ठीक है। अब ये उनके अंडर काम करेंगे, वो भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का। जो गवर्नर जनरल था उस टाइम के, उसको वाइस रॉय बना दिया इंडिया का, और फिर एक नया ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पोजीशन लेके आ गए, जिसकी 15 मेंबर्स की काउंसिल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पर्पस के लिए है। फाइनल डिसीजन उसका होगा। जो भी पहले की बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी उनको पावर्स थी, वो सब ये कंटिन्यू करेगा एंजॉय करना। और उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं हमारे एक्ट्स पे। पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अभी हमने देख लिया, जिसमें कि क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मद्रास और बॉम्बे को दोबारा से पावर दे दी, दोबारा रिस्टोर कर दी उनकी पावर कि आप अपना लॉ बना सकते हैं खुद और उसको अमेंड भी कर सकते हैं। और फिर वाइस रॉय कौन है यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेंबर था, जो भी गवर्नर जनरल था, वो, उसको अब भी ये पावर है कि अगर इमरजेंसी होती है तो उस केस में वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। 6 महीने तक वो वैलिड होगी। अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गई होगी ये चीज़। नेक्स्ट आते हैं हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 पे। It increased the number of non-official members in both the central and provincial legislative council but maintained the official majority in them. अब हम ना धीरे धीरे देखते रहेंगे कि जैसे जैसे ना अभी एक्ट आते रहेंगे ना इंडियन काउंसिल वाले, इनमें ना ये स्ट्रेंथ आप इंडियंस के बढ़ते हुए देखेंगे। रीज़न था उसका, रीज़न है ये, हम इंडियंस बार बार क्यों आ रहा है वर्ड। जो सिपाही म्यूटनी हो गई थी ना, उसके बाद ये गुड गवर्नेंस एक्ट लेके आए थे, ठीक है। अगर मैंने जैसे कि बताया, अगर आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें सब डिटेल में, ठीक है। तो ये लेके आए थे क्या, गुड गवर्नेंस एक्ट, कि हम अच्छी सरकार। उससे पहले इतना क्रूरता ये लोग कर चुके थे ना कि अब लोगों को भरोसा ही नहीं था इनके ऊपर कि ये क्या गुड गवर्नेंस करेंगे। तो बहुत से इनके एक्ट लाए हुए कुछ खास फ्रूटफुल इनको रिजल्ट दे के नहीं गए। अब ये क्या करके दिखा रहे हैं कि भैया इंडियंस आप हमारे लिए इतने ज़रूरी हो कि हम आपको अपने लॉ मेकिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, हम आपको अपनी काउंसिल में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सब क्या थी, इनकी बस एक स्ट्रैटेजी थी, ये इंडियंस को शो करने की, उनका सपोर्ट गेन करने की, कि वो उनको सपोर्ट करें। नहीं करेंगे तो फिर यार इनका एजेंडा कैसे पूरा होगा ना इंडिया में। यहाँ से पैसे भी ले जाने हैं इनको और यहाँ पर अपना इम्पैक्ट भी छोड़ देना है इनको ना, इनकी नस्लें भी आए यहाँ पे राज करने के लिए, ये इरादे थे इनके तो। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। ये 1892 का भी हमने 1861 का देखा। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन दैम। क्या बोल रहा है अभी, नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, जो मैं बार बार पूछ रही थी ना कल आपसे, वो प्रोविंसेस ही होती हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट्स इसको कहते हैं हम, बट मेंटेन दी ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। अब देखिए जी, नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल में क्या डिफरेंस होता है। ऑफिशियल मेंबर वो वाले होते हैं जो इनके मिलिट्री टाइप की जो भी पोजीशंस है ना, उसमें जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको ये ऑफिशियल कंसिडर करते हैं। मिलिट्री वालों को, डिफेंस वालों को, वो भी इंक्लूडेड हैं, तो वो ऑफिशियल मेंबर है। और उसके अलावा जो भी पोजीशंस हैं वो सारी नॉन ऑफिशियल कहलाती हैं। नॉन ऑफिशियल का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी कॉमन इंसान, इंडियन कॉमन इंसान, या फिर इनके यहाँ से एम ही कोई कॉमन इंसान, ठीक है। बस
ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में ये डिफरेंस है, लेकिन ये भी होती वही है पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, बाकी सारी जो पोजीशंस नहीं होती, ठीक है, वैसे वाले टाइप की। जैसे कि भैया हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया जी, लॉ वाला हो गया, ये सब भी तो हैं डिफेंस को छोड़ के। तो पहले इनका मेन वो था कि ये जो डिफेंस और ये मिलिट्री वाले ये टाइप के लोग हैं, इनकी जो मेजॉरिटी है ये हमेशा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इनको सेफ्टी भी तो चाहिए थी ना, कभी भी कुछ भी हो सकता था, ये बात थी, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी फिर भी किसकी थी? ऑफिशियल की ही थी, जैसे कि मैंने बताया 1892 का एक्ट है ये। द इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। वाओ, देख रहे हो कितना एहसान किया बेचारों ने हम पे कि इंडियन मेंबर्स को ये छूट दे दी, चलो भाई तुम क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हो, चल पूछ लो, और बजट को डिस्कस कर सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बस इतना ही है, डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक, उसके आगे कुछ नहीं है अभी। फिर दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन अ लिमिटेड सेंस, दो द वर्ड इलेक्शन वॉज वेरी केयरफुली अवॉइडेड इन। अब इस चीज़ को ना ज़रा ध्यान देना, ये बोल रहे हैं ना वर्ड इलेक्शन कहीं यूज़ नहीं किया है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, कोई क्वेश्चन ऐसा आए, ठीक है, इलेक्शन को लेके, और ये एक्ट दे दिया जाए 1892 का, तो आपको हाँ याद आए कि अरे हाँ इलेक्शन की बात तो हुई थी, बात हुई है, मतलब ऐसे बोलते ना हल्का फुल्का सा ऐसे फूंक सी मार के इंट्रोड्यूस करके दिखा रहे हो, ऐसे होता है, लेकिन वर्ड नहीं दिया उन्होंने इलेक्शन, लिमिटेड सेंस बोल दिया इसने पहले। तो इतना तो क्या क्या हमने देखा इसमें 1892 वाले में कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंटर और प्रोविंसेस लेवल पे, वो इंक्रीज़ हुआ उनका नंबर, लेकिन मेजॉरिटी किसकी थी? ऑफिशियल मेंबर्स की। तब भी इंडियन मेंबर्स पे और एक किसान किया था इन्होंने कि भैया चलो तुमको क्वेश्चन पूछने का अधिकार देते हैं और बजट भी डिस्कस कर लेना, ठीक है, ये दे देते हैं। और एक ये इलेक्शन वाली बात करते हैं जिसमें कि जो इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। अगला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब यहाँ से ये मॉर्लेमेंटो, जिसमें क्या है ये वाइस रॉय और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, या सॉरी क्राउन का जो भी किंग विंग रहा होगा उस टाइम का, और एक वाइस रॉय, इनका जोड़ा है ये मॉर्लेमेंटो। फिर आगे एक और आएगा, है ना, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड, ये जोड़े हैं, इनके बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं, और किया है इन्होंने कुछ ऐसा जो क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ तो, ठीक है। 1909 के एक्ट को मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 18 वाली लाइन में ना 1861 और 92 वाले तो इंडियन काउंसिल एक्ट ही हैं, पर जब ये 19 लग गया तो तब से ये अलग अलग नामों से भी जाने गए, जैसे कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, एक ही बात है, कंफ्यूज बिल्कुल होने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। It provided for the first time for the association of Indians with the executive council of viceroy and governors। देख रहे हो, फर्स्ट टाइम इन्होंने हम पे कौन एहसान किया कि चलो भाई तुम्हारा एसोसिएशन जो कर देते हैं किसमें, वाइस रॉय और गवर्नर की काउंसिल के साथ करा। अभी तक तो कहाँ कर रहे थे ये लोग हमारे साथ में कि भैया नॉन ऑफिशियल मेंबर जो सेंटर और स्टेट के उस पे होते हैं उसमें बढ़ा देते हैं इनको, हाँ एम वाले मेंबर। अब क्या हो गई, जैसे बात मान लो जैसे कि कैबिनेट की बात हो गई कि कैबिनेट के उसमें हम आपको ना, कैबिनेट है ना यहाँ पे सबसे वो इम्पोर्टेंट अभी हमारे वाले उसमें। तो क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि पहली बार इंडियंस को एसोसिएशन दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, किसकी? वाइस रॉय और गवर्नर्स की। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये प्रसन्ना भी कहीं कहीं पे आता होगा तभी इन्होंने मेंशन किया है, पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। ध्यान रखनी है बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसन्ना भी उनको कहते हैं, वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। कब किया? जब मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आए। इसको लॉ मेंबर भी अपॉइंट किया गया,
ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। पहला हमने एक लॉ मेंबर का नाम सुना था ना जब हम चार्टर एक्ट्स पढ़ रहे थे, कौन था वो? मैक्यूले। और क्या लेके आया था मैक्यूले? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आज हम देते हैं उसका ओपन कंपटीशन, उसी की शुरुआत है की गई इंडिया में। ठीक है, तो एक वो लॉ मेंबर वाला हमने एक पॉइंट पढ़ा था, और अब हम इंडियन वाला पढ़ रहे हैं, वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। द फंक्शन एंड साइज ऑफ लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस वर एनलार्ज। फंक्शंस जो थे और साइज ऑफ लेजिस्लेटर, साइज से मतलब क्या हो गया इसका कि और मेंबर्स बढ़ गए। ठीक है, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी फंक्शंस भी बढ़ गए, क्योंकि लेजिस्लेचर्स के लॉ मेकिंग में बहुत इंटेंस चीज़ें और भी होती होंगी वो सब। द मेंबर्स ऑफ काउंसिल वर गिवन द राइट टू डिस्कशन एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो अब क्या बोल रहे हैं, जो काउंसिल के मेंबर थे, काउंसिल के मेंबर याद रखना, ऊपर जो हमने बात की थी ना उससे कंफ्यूज मत करना, वहाँ पर भी राइट दिया था बोलने का और बजट डिस्कस करने का। ये किस में दिया था? 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। लेकिन वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर सिर्फ बढ़ाए थे सेंटर और स्टेट लेवल पे। यहाँ पे बात हो रही है वाइस रॉय की काउंसिल की, सीधा आप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे आप बात कर रहे हैं जैसे ये विधानसभा हो गई और लोकसभा हो गई, इस तरीके की बातें जो उसमें मेंबर्स होते हैं वो वाली। पर अभी आप किसकी बात करें? सीधा कैबिनेट में आ गए हैं अब इंडियंस, वहाँ की बात हो रही है। अब वहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को, और उन मेंबर्स जो काउंसिल के मेंबर्स थे जिसमें से एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी हैं, तो उनको ये हक दिया था कि आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी कुछ जो भी डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी चल रहा होगा, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, दे दिया। द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। अब यहाँ से इन्होंने बंटवारे वाली बीच को पोर डाला इंडियंस के बीच में। ठीक है, यहाँ से नींव रख दी बेसिकली इसकी। 1909 में आके इन्होंने ऐसी करनी शुरू कर दी, इनको और कुछ नहीं मिला ना, तो इंडिया को बांटना शुरू कर दिया ये रिलीजन वाली चीज़ करके। तो मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट दे दी इन्होंने, तो इसलिए मॉर्ले मिंटो केम टू बी नोन एज दी फादर। अब ये इसीलिए बाप बन गए इस चीज़ के, बंटवारे के, फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट। गवर्नमेंट ऑफ, ये तो हो गया ख़त्म। अब देखो जी, इसमें हम टैक्सेस को रिवाइज करते हैं कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और इट प्रोवाइडेड, इससे क्या हुआ है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में पहली बार इंडियन को वाइस रॉय एंड गवर्नर की काउंसिल में भी आने दिया है। ठीक है, ऐड किया गया है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले हैं जिनको एज अ लॉ मेंबर ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे इन्होंने इस काउंसिल में राइट टू डिस्कशन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का भी एक राइट दे दिया है। दूसरा, इन्होंने मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इनको मॉर्ले मिंटो को फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग क्या है ये, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे उसमें वो था मॉर्ले मिंटो, ये है मॉन्टेग चैम्सफोर्ड। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड द डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। पहली बार, अब जो ये फर्स्ट टाइम वाले हैं ना, आप इनको ज़रूर याद रखना कि यहाँ पे फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, तो पूछ ही लेंगे ऐसा कुछ। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम आ गया, अडॉप्ट किया इन्होंने। प्रिंसिपल ऑफ कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्ट। अभी तक किसको मिल रही थी? सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रही थी, अब 6 इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने दे दी। इतना बंटवारा हो गया। फिर ये और क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बाय कैमरलिज्म। देखते हैं ना आज हम लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से है, ध्यान रखना है कौन से एक्ट से है, 1919 वाले एक्ट से ये बाय कैमरलिज्म आया सेंटर लेवल पे। इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स एज द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो आज हम लिस्ट देखते हैं, है ना, देखते हैं ना उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यहाँ से कह सकते हैं हम कि इसने
सब्जेक्ट्स को बांट दिया ना, सेंटर और स्टेट के सब्जेक्ट्स को बांट दिया कि अपना अपना डिसीजन मेकिंग ईजी हो, पर्टिकुलर वहाँ पे कौन से लॉज चाहिए कहाँ पे, ये सब बनाने के लिए उन्होंने सब्जेक्ट्स बांट दिए। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर कुड मेक लॉज फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए। सेंटर पे बैठे हैं ना ये, जैसे आज हम देखते हैं सेंटर सारे लॉज बनाता है, लेकिन ये बोल रहे सब के लिए। हमारे पास अब स्टेट के लिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या पावर्स दिए हैं या नहीं दिए खुद के लॉज के, हम देखते हैं, ठीक है। देन इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस, अब इन्होंने डायरकी प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। डायरकी जैसे कि हम आज भी देखते हैं, यहाँ पे बाईकैमरलिज्म राज्यसभा लोकसभा और फर्दर डायरकी एट प्रोविंसेस, जो कि हम ये विधानसभा और विधान क्या होता है, परिषद होता है, है ना, वहाँ पर भी राज्यसभा लोकसभा वाला स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी 2 पार्ट्स में बांटा, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स में बांटा है इन्होंने, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कुछ होंगे और कुछ इन्हीं के अपने रहेंगे रिजर्व्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज यूज, पहली बार फिर से आ गया एक पहली बार वाली चीज़ कि पहली बार जो है टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज यूज्ड, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। फिर क्या आता है, अंडर दिस एक्ट अ कमीशन वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years विच विल रिव्यू द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट। देखिए ये एक्ट ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो जो आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो वहाँ ये वो यहाँ से निकल के आया है काफ़ी हद तक, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी तक अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसी वाले एक्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने पहली बार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का टर्म भी बात कर रहे हैं ये। अंडर दिस एक्ट अ कमीशन वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years। 10 years के बाद इन्होंने बात की कि एक कमीशन बनेगा जो कि रिव्यू करेगा इसकी वर्किंग को, जो ये एक्ट में जो भी चीज़ें हैं बनाई उसकी वर्किंग को ये रिव्यू करेगा, ठीक है। देन इन नवंबर 1927, दैट इज़ 2 years बिफोर द शेड्यूल, ठीक है। अब जो चीज़ 10 साल बाद होनी थी वो चीज़ इन्होंने 8 साल में ही कर दी। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, आई एम सो सॉरी बट मेरा लैपटॉप ऑफिस का डिस्चार्ज पड़ा है तो मुझे उसको चार्ज भी करना है साथ में, क्योंकि ऑफिस का भी मेरा टाइम हो गया है, तो नीड टू सी एंड टेक केयर ऑफ दैट स्टफ ऑल्सो। तो अभी मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना लेके चलूँगी, क्योंकि कंसेप्ट बताने में भी काफ़ी टाइम जाता है जैसे आप देख ही रहे होंगे, और अगर मैं कंसेप्ट ना बताऊँ तो आपको चीज़ें वो उस लेवल पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मतलब इस डिस्कशन का। क्वेश्चंस तो सब पुराने देख ही सकते हैं, लेकिन उनसे कैसे आगे बढ़ना है, उनसे फ़ायदा कैसे लेना है, तो वो तो तभी होगा ना जब हम साथ साथ में कंसेप्ट भी करें ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें उसके बारे में, कुछ 4 5 पॉइंट्स भी हमको याद रहेगा ना हर चीज़ के, तो क्वेश्चंस में ना उतनी दिक्कत आएगी नहीं फिर सॉल्व करने में, मेन बात वो है। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये 10 साल वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो 10 साल में रिपोर्ट और कमेटी जनरेट होनी थी, बननी थी इस चीज़ के लिए, इसकी वर्किंग को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, वो 2 साल पहले ही बन गई, मतलब 8 साल में बेसिकली। नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7-member स्टैचुरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिमोन। 7 मेंबर की स्टैचुरी कमीशन का गठन किया इन्होंने, और कौन चेयरमैन था? साइमन। अगर देखे होंगे आपने पिक्चर है कोई, उसमें बोल रहे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो वो जो चीज़ है ना साइमन गो बैक वाली, वो इस वजह से आई थी क्योंकि साइमन जो था उसको हेड कर रहा था बेसिकली।
तो इस वजह से वो साइमन गो बैक के नारे हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसको रिपोर्ट बनानी थी उसकी कमेटी को कि इंडिया की क्या कंडीशन है नए संविधान के अंदर, जो उनके हिसाब से नया संविधान उन्होंने वो किया था। ठीक है, तो कमीशन वॉज हेंस कॉल्ड द साइमन कमीशन, इसीलिए उसको क्या कहा गया, साइमन कमीशन। द गवर्नमेंट ऑफ, हाँ, दिस कमीशन वॉज हेल्ड कॉल्ड साइमन कमीशन। फिर आ जाता है उसके जस्ट बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, ये जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा है उसको एक बार फटाक से रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं तो आई नो कि दिमाग में एकदम से रिटेन नहीं होंगे, इसलिए हम एक और बारी रिवाइज़ करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो 1919 में इसको और क्या कहते हैं हम, इस एक्ट को, इसको हम कहते हैं मॉन्टेग सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो हम इसको रिवाइज कर रहे थे, तो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम हमें देखने को मिला था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड कर दिया था, जहाँ मुस्लिम्स तक था उसमें सिक्स इंडियन, क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस तक चले गए थे। ये तो हो गई बहुत ही हल्की चीज़ें याद करने के लिए। ठीक है, जो पिछला हमने ये 1909 वाला पढ़ा था ना, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, उसी में जो चीज़ें थी उनको बेसिकली आगे बढ़ा दिया, तो वो याद रखने से आपको याद आ जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या उन्होंने बाइकैमरलिज्म सेंट्रल पे इंट्रोड्यूस किया और डायरकी प्रोविंसेस में। आज के स्ट्रक्चर से याद रखना इजी रहेगा। बाइकैमरल सेंटर पे मतलब राज्यसभा, लोकसभा, और जो प्रोविंसेस में डायरकी, जैसे कि हम वहाँ पर भी देखते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने लिस्ट वगैरह वाला काम भी किया, जो हम आज भी देखते हैं कि प्रोविंसेस और सेंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बांट दिया। ठीक है, प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, किस में, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में। पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला जो टर्म है वो भी यूज़ किया था इन्होंने। फिर इन्होंने सोचा था 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे, इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा और देखेंगे कैसा रहा हमारा ये सब बनाया हुआ। तो 10 साल की बजाय 8 साल में कर देते हैं। साइमन कमीशन आता है, सारे रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, बताता है कि इनके सो कॉल्ड नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया कैसा चल रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है ये, कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, इसको भी एज अ रेफरेंस हमने लिया हुआ है वाइल मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एट यूनिट्स। यहाँ पे होती है ऑल इंडिया फेडरेशन की बात, सब इंक्लूड होंगे जिसमें प्रोविंसेस भी और प्रिंसली स्टेट्स भी एज यूनिट्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द डायरकी एट द सेंटर विच नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी हम ऊपर देख रहे हैं कि पहले यार बाइकैमरलिज्म तो ले आए, अब क्या मतलब कि अब डायरकी भी इनको सेंटर पे लेके आने का मन था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो बस इतना है कि इंट्रोड्यूस किया बट हुआ नहीं, फेल। एंड अबॉलिश्ड द सेम इन द प्रोविंसेस। ये भी बोलें कि अब पहले जो डायरकी स्टेट्स में लेके आए थे उसको अबॉलिश करने को, लेकिन उसको स्टेट सेंटर पे लाने को। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। ये आ गया हमारा बापू बैंकों का जी। RBI आ गया था कब, 1935 के एक्ट में, 1935 में। किस चीज़ के लिए, करेंसी कंट्रोल के लिए एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो RBI ना उस टाइम पे जैसे आज फंक्शन करता है ना, वैसे नहीं करता था।
शुरू में इनका बैंक ही था पूरा, अंग्रेज़ों का बेसिकली। बाद में ये सब चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं या और सब्जेक्ट्स में कवर होगा। ठीक है, आरबीआई आ गया 1935 में करेंसी वरेंसी कंट्रोल के लिए, और इनका पैसा वैसा सारा कुछ कैसे सेफ रखना है, यहाँ से लेके जाना है, सारा कुछ देखने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज फर्दर एक्सटेंडेड, जो अभी हमने ऊपर देखा था, इन्होंने बंटवारे जो शुरू कर दिया था अलग अलग रिलीजन सेक्स के, तो कम्युनल प्रेजेंटेशन को और इन्होंने एक्सटेंड किया बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब बताओ, अभी तक तो ये रिलीजन पे कर रहे थे, अभी कास्ट पे भी कर रहे हैं। ये SC ST वुमेन लेबरर्स, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे डाली। फेडरल कोड वॉज सेटअप इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। एक फेडरल कोड भी सेटअप हुई, ठीक है, 1937 में थ्रू दिस एक्ट। पहले हमने सबसे शुरू में सुप्रीम कोर्ट देखा था, अब यहाँ पर ये कि फेडरल कोर्ट कह रहे हैं। दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड एस्टैब्लिश 2 न्यू प्रोविंसेस, सिंध एंड उड़ीसा। ये इन्होंने अपने आप से कर दिया हमारा, और इस एक्ट से इन्होंने बर्मा को इंडिया से अलग ही निकाल दिया, ब्रिटिश इंडिया से। ना करते ऐसा तो आज हमारा ही पार्ट होता। म्यांमार को कहते थे बर्मा। इस्टेब्लिश 2 नई प्रोविंसेस और बना दी, सिंध और उड़ीसा। ठीक है, इट इंट्रोड्यूसेस बायकैम्बरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ठीक है, 11 में से 8 प्रोविंसेस में बायकैम्बरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया था इन्होंने। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 डिक्लेयर्ड इंडिया। अच्छा चलो, मतलब बहुत कम सा है उसमें, ये है 1935 में। बहुत सी चीज़ें तो पहले ही कंटिन्यू हुई होगी, कुछ चीज़ों को, एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन लेके आए जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थी। दूसरा डायरकी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे सेंटर पे, और स्टेट से हटाना चाह रहे थे, जो कि नहीं हुआ। फिर आरबीआई इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, कंट्रोल करेंसी और क्रेडिट ऑफ कंट्री के लिए। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अब SC ST और वुमेन लेबर्स तक भी लेके चले गए। ये नॉट ST, ओनली SC। ओके, तो ये हो गया था। फेडरल कोर्ट का सेटअप कर दिया था 1937 में। बर्मा को अलग कर दिया था ब्रिटिश इंडिया से। नई प्रोविंसेस बन गई थी 2, सिंध एंड उड़ीसा। और बायकैम्बरलिज्म 11 में से 6 प्रोविंसेस में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिर लास्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसने डिक्लेयर किया था इंडिया को एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन हो जाएगी। वो कब, इस एक्ट से क्या पता चला था कि 15 अगस्त 1947 को डिक्लेयर हो गया इंडिया एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन, अब किसी का राज नहीं है, हम ही अपने राजा हैं। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइस रॉय, गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड फॉर ईच। अच्छा, हर एक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल जो भी अपॉइंटेड था वो भी अबॉलिश। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ द UK। ठीक है, इन्होंने यहाँ से ये कर लिया था कि जो एम्परर ऑफ इंडिया वाला टाइटल इनको मिला हुआ था ना, वो सब भी हटा दिया अपने एक्ट से कि हटो, भागो। ओके फ्रेंड्स, आई विल कंटिन्यू दिस। अभी एक्चुअली मेरा, आप टाइम देख रहे होंगे ऊपर 10 बज रहे हैं, मेरा बच्चा भी उठ गया, सो माई टाइम इज़ अप नाउ। मैं इतना ही पढ़ सकती थी अभी। आई विल कंटिन्यू डिस्कसिंग क्वेश्चंस इन द इवनिंग। ओके बाय। आपको अगर डिस्कशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिन जिन लोगों को आपको लगता है हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।